गुड आफ्टरनून। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर है आज। ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका छोटा सा ब्रीफ हम देख लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। क्या हमने देखा था कि हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, कणाद, महर्षि कणाद, उन्होंने कहा जो ये मैटर है, मटेरियल है, उन्होंने उस समय उसको पदार्थ कहा और उनका कहना था कि इन पदार्थ को अगर हम तोड़ते चले जाएं, ब्रेक करते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसके आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर वो नहीं टूटेगा। ठीक है, उस स्टेज को सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। ठीक है, ऐसे ही फिलोसफर वेस्ट में भी थे, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने भी यही बात कही और उन्होंने उस छोटे पार्टिकल का, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या दिया? एटम दिया। ठीक है, तो अब ये जो नाम एटम है यही अब तक चले आ रहा है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। ठीक, तो एटम नाम कहाँ से आया ये बात समझ में आ गई। अब ये जो एटम्स हैं इसके बारे में और डिटेल जो हमारी स्टडी है वो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में हमको पढ़नी है। तो महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस ये सब क्या थे? फिलोसफर्स थे, ये साइंटिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने बस ये बात बताई, उसके ऊपर फर्दर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। एक्सपेरिमेंट्स करने का काम किसका है? साइंटिस्ट का काम है। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए और फिर 18th सेंचुरी तक जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात बताई कि एलिमेंट्स कुछ अलग चीज़ होती है, कंपाउंड्स कुछ अलग चीज़ होती है। तो धीरे धीरे करके ये सारी जो बातें हैं वो रिवील होती गई उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उसके बाद में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन होकर बनते हैं उसको लेकर दो लॉज आए हमारे पास। लॉज का नाम है ओवरऑल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिस लॉज को किसने दिया है? लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, अब फर्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ जो कल हमने डिस्कस किया था वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें आपको दो सेट दे दिए गए थे, दो सेट दे दिए गए थे एक्स एंड वाई। इसमें हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या हमने देखा था इस एक्टिविटी में? ये जो दो अलग अलग प्रोडक्ट, ये जो दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं इनका कुछ सर्टेन मास है। सब में मास होता है, तभी वही मैटर होता है ना, जिसमें मास होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी क्या है? एक मैटर है, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका कोई सर्टेन मास होगा, इसका भी कोई सर्टेन मास होगा। हमने अपनी एक्टिविटी में देखा था कि कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड को के सोल्यूशन को रखा गया और इग्निशन ट्यूब में किसके सोल्यूशन को रखा गया? सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए सोडियम सल्फेट, मान लीजिए 5 ग्राम इन दोनों का मास है। ठीक, अब क्या हुआ? ये तो हमारा पहला केस हो गया जिसमें हमें मास मेजर करना था। उसके बाद क्या हुआ? इग्निशन ट्यूब को टिल्ट कर दिया गया और टिल्ट करने की वजह से जो पूरा सोल्यूशन है वो मिक्स हो गया। जब भी मिक्सिंग होती है तो केमिकल चेंज होता है, केमिकल की मिक्सिंग होगी तो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा तो यानी हमने क्या पढ़ा था? केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। हम इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें हमें नहीं जाना है कि किस टाइप का रिएक्शन ये है, क्योंकि ये क्लास 10th में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चैप्टर 1 में आता है। ठीक, क्लास 10th में। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब जो ये सब्सटेंस है ये बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ और सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो नए प्रोडक्ट्स बनकर आ गए हैं। ठीक, अब इनका जो टोटल मास होगा कितना होगा? उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट्स का
क्या था, यानी अगर हम x प्लस वाई, x ये है y ये है, इसको हम मान लें रिएक्टेंट्स, तो हमारी एक केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं, मान लीजिए उसे हम A प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है, A प्लस बी ले लेते हैं, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन करा दी लेकिन जो मास है उस सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही था हमारा पहला, जो हमारा पहला लॉ था वो यही था, रिकॉल हो गया, याद आ गया। ये हमारा जो लॉ दिया था वो लेवोजियर ने दिया था, ठीक। अब सेकंड लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला लॉ था, कंटिन्यू करते हैं क्लास। सेकंड हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, बुक सामने है, देखते रहो, अटेंटिव रहो। क्या है दूसरा लॉ? ओके, तो व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज समथिंग दैट विल नेवर चेंज, ठीक है। कांस्टेंट उसे कहते हैं जो कभी चेंज नहीं होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे आपका नाम है वो आपकी आइडेंटिटी का कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका जो नेम है वो चेंज नहीं होता है, अगर आप उसे चेंज ना कराएं अपने एकेडमिक टाइम में, अगर चेंज ना कराएं तो आपका, या फिर बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करा रहे हैं तो वो आपका एक कांस्टेंट आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। या अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात करें, अगर आप अभी 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास में जो आपको रोल नंबर अलॉट किए गए हैं, अगर उसमें क्लास टीचर ना चाहे उसमें चेंज करना, तो वो जनरली क्या रहते हैं, आपके कांस्टेंट रहते हैं, ठीक। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? उसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये लॉ किसने दिया? जोसेफ एल प्रॉस्ट ने। जोसेफ एल प्रॉस्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बताया था ना, लेवोजियर और प्रॉस्ट ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए हैं। तो जो लेवोजियर है उन्होंने कौन सा वाला, फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ किसने? जोसेफ एल प्रॉस्ट ने, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, उसके पहले हम एक बार कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स क्या होते हैं? When two or more elements combine together chemically they form compound। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने कल देखा था। H2SO4 इज अ कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कंपाउंड जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर हम अमोनिया की बात करें, NH3, क्या वो कंपाउंड है? हाँ, क्योंकि उसमें देखो एक से ज्यादा एलिमेंट है, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब इस लॉ पर आते हैं। कंपाउंड आप समझ गए, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर देन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये स्टडी निकल कर आई कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं ना, उन एलिमेंट्स का जो मास होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, भले ही उस कंपाउंड का जो सोर्स है वो कुछ भी हो, ठीक। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, H2
ठीक है, ऑक्सीजन का 1, ठीक। तो H2O में, एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो मास होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होता है, और वो प्रोपोर्शन होता है 1:8 का प्रोपोर्शन, 1:8 के रेशियो में होगा। कैसे? हाइड्रोजन का हम लोग मास देख लेते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाइड्रोजन का जो मास है कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये आगे पढ़ेंगे। क्या है मास हाइड्रोजन एटम का, 1 हाइड्रोजन एटम का 1, कितने एटम्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, 2, तो 1 × 2 करेंगे मास निकालने के लिए, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर इज 8 एंड मास इज 16, ठीक है। 2 + 16 gives 18। तो टोटल जो मास है एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 ग्राम्स, ठीक। 18 अभी ग्राम ही हम लोग एटॉमिक मास यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है। ये किसका है मास, H2O का, वाटर मॉलिक्यूल का। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है बच्चों कि देखो 2, ठीक है, 2:2। अभी हमने प्लस करके मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया हमने H2O का। अब हम इनका रेशियो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है 1 वाटर मॉलिक्यूल में, 2, ठीक। और ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करते हैं ना मैथ्स में, कितना है 1:8, ठीक है। वाटर के सोर्सेज अलग अलग हैं, डिस्टिल्ड वाटर हुआ, मिनरल वाटर हुआ, टैप वाटर हुआ, अभी बारिश हुई है, बारिश में जो बाहर पानी है वो भी वाटर है, ठीक है। तो वाटर का सोर्स कुछ भी हो, ठीक, लेकिन एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर जब आपके पास होगा, तो उसमें जो मास होगा किस किस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर वाटर इज 1:8। कैसे निकाला हमने ये डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनके मासेस को, उनके मासेस का रेशियो निकाल के, ठीक है। तो 1:8। अब जैसे हमने अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है, रेशियो सामने रखेंगे, ये 1:8, ये जो रेशियो होता है ना, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें एक टोटल वैल्यू बता देगा। मान लीजिए कि हमने 9 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास है, ठीक है। 9 ग्राम ऑफ वाटर में अगर रेशियो 1:8 का है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का ग्राम्स और ऑक्सीजन का ग्राम्स बताओ, सीधे सीधे यहाँ पर गिवन है, 1 को 8 से प्लस कर लो 9 आ जाएगा। 9 में जो 1 पार्ट होगा, 1 ग्राम होगा, वो हाइड्रोजन का होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 ग्राम्स। ऐसे हम इस वैल्यू को, ऐसे नहीं कि हमेशा 9 ग्राम का ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जिसका एक क्वेश्चन हम NCERT से ले लेते हैं, पेज नंबर 33 में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ये हमारा गिवन फैक्ट है, ये हमारा फैक्ट है जो हमने अपने पढ़ा डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अभी हमारे पास 1 ग्राम का हमने एग्जाम्पल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 3 ग्राम का हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, तो हमें कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, ताकि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास हो। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। क्वेश्चन मार्क ये है कि कितना होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना मास होगा कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। हमें आंसर चाहिए 1:8 का रेशियो,
ठीक है। तो अगर ये 3 है, ठीक, 3 को अगर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई हमने करके लिखा होगा, ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अगर मैं मान लो यहाँ पे 24 लिख दूँ और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दूँ 3 को 8 से, 1:8 फिर से रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहिए? 24 ग्राम्स। कितना ऑक्सीजन हमें करना चाहिए? 24 ग्राम्स करना चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तभी अगर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उनका रेशियो, हमें आंसर रेशियो में हमेशा 1:8 देखना है। सिर्फ किसके लिए? वाटर के लिए, और किसी के लिए नहीं होगा। ये रेशियो बने कैसे? ये रेशियो बने हैं, मासेस को लिया है हमने, मासेस कंसीडर किए हैं और मासेस को हमने फिर सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाला है। सिंप्लीफाई होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो वही रेशियो हमको वैसा का वैसा लेना होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। अभी हमने H2O का एग्जांपल देखा। क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्या किसी को कोई भी डाउट है? NH3 का रेशियो क्या होगा? NH3 कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या होगा, ये हम लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का जो मास होता है कितना होता है? 14, 7 उसका एटॉमिक नंबर है और 14 उसका एटॉमिक मास है। एक लिस्ट आपके दी हुई है बुक में, आपको वो बेटा लर्न करनी होगी। पेज नंबर 35 में है एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, इनको आपको क्या करना होगा? लर्न करना होगा। तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 और हाइड्रोजन का मास हम जानते हैं कितना है? 1। लेकिन NH3 में H कितने हैं? 3 एटम्स हैं, तो 1 into 3 हम करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे फाइनली 14 रेशियो 3। क्या ये सिंप्लीफाई होगा? ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो क्लास के बाद कर देती हूँ। ये लास्ट ईयर में है क्या? ये तो स्ट्रेंथ अभी की है ना, लेटेस्ट स्ट्रेंथ है। क्लास के बाद करूँगी। 14:3 का रेशियो, क्या ये और सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अमोनिया के केस में जो मास होगा वो कांस्टेंट कितना होगा प्रोपोर्शन का? 14:3 का। अब ओवरऑल हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, पेज नंबर 32 आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए, पेज नंबर 32 NCERT, ये ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ, this law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। ठीक है, इसको अंडरलाइन आप लोगों ने कर लिया। फिर से एक बार समझा देती हूँ। इन अ केमिकल सब्सटेंस, जैसे हमारा केमिकल सब्सटेंस है ये, जैसे हमारा केमिकल सब्सटेंस है ये और ये भी, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी जो इनका इसका और इसका मास होगा वो एक सर्टेन रेशियो में, एक स्पेसिफिक रेशियो में ही होगा। इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में भी स्पेसिफिक रेशियो होगा। क्या होगा वो स्पेसिफिक रेशियो? 1:8 का। ठीक है, क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? CO2 का भी देख ले, बताओ। कार्बन का मास कितना है? 12 है, रेशियो कर लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। 16 into 32 है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना होगा? 4 3 12 और 4 कितने से? 32। चलो, यानी आप लोगों को टेबल नहीं भूले हो। अभी मैं किसी क्लास में भी बताऊंगी, इस क्लास में उसमें टेबल याद नहीं आ रहे थे बच्चों को। 2 की टेबल भी गलती कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोरोना की वजह से घर में थे तो आपको टेबल भी भूल जाना है, टेबल नहीं भूलना है। 4 एग्जाम 32। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन होगा मास का इन दोनों एलिमेंट्स का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, क्या होगा 3:8। अब आप किसी भी कंपाउंड का रेशियो ऑफ मास निकाल सकते हैं। आपको ये सेकंड वाला लॉ समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आती है हमारी एटॉमिक थ्योरी। अब ये ऐसे मास में, प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जब कंबाइन होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होता है ना मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये जो हमारे लॉज आए ना, उनका एक्सप्लेनेशन ये लोग नहीं बता पाए, ठीक है। अब नए नए लॉज तो आ रहे हैं, तो हमारे साइंटिस्ट का काम क्या है? साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहता है, ठीक है। तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद आए हमारे डाल्टन सर, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 पेज नंबर, जॉन डाल्टन, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन किया इन थ्योरी को, ठीक है। और ये उन्होंने थ्योरी दी और उसमें वो क्या था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्योंकि पहले एक्सप्लेनेशन नहीं थे प्रॉपर, इन दोनों लॉज के लॉज तो आ गए कि भाई मास नहीं जा रहा है कहीं भी, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, क्रिएट भी नहीं हो रहा है, और जो मास है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी है। लेकिन ये मास कैसे आ रहा है, कैसे कंबाइन हो रहा है, ये मास है क्या, ठीक है। ये सारी बातें हैं वो अब हमें पढ़ेंगे। तो एक थ्योरी आई जॉन डाल्टन की, डाल्टन, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया कि भाई ये एटम क्या है। नाम उन्होंने वहीं से जो डेमोक्रिटस ने बता दिया था, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एटम ही लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे इस थ्योरी को लेकर। क्या था कि जो हमारे सारे मैटर होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से, जिनका नाम है एटम। 6 पोस्टुलेट्स थे, 6 प्रपोजल्स थे एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, ठीक है। ये हम जानते भी हैं, ये हम क्लास जब से स्टार्ट की एटम के बारे में ये बातें आपको बार बार बताई गई हैं। तो पहला जो प्रपोजल था, पोस्टुलेट था, वो ये था, ठीक है। एंड सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि ये जो एटम होते हैं, ये जो एटम होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल मीन्स अब ये आगे इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो एटम होते हैं वो ना क्रिएट किए जा सकते हैं, नए बनाए जा सकते हैं, और ना तो उनको खत्म किया जा सकता है, ना तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो, ठीक है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। थर्ड जो है उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कल हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, इन एलिमेंट्स को जो एटम्स मिलकर बना रहे हैं, वो एटम एक गिवन एलिमेंट के लिए उन एटम्स का मास सेम होगा। मतलब कि अगर कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे जो कार्बन को बना रहे हैं, वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, किसमें? मास में। उन सभी एटम्स का मास कैसा होगा? सेम होगा। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन के एलिमेंट एटम्स से बने हुए होते हैं, ये बात सच है ना। एक एलिमेंट किससे बना है, या कोई भी मैटर जो है किससे बना है? एटम से बना हुआ है। एलिमेंट क्या है? जो
सिंगल काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, कल बताया था, जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं दैट इज एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे वो अपने मास में कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी जो उनका मास होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का एक एटम है उसका मास तो कुछ और है और दूसरा एटम है उसका मास कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। चीज समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, तो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, किसकी, एक एलिमेंट के एटम्स की। ठीक है, हमने आज 3 पोस्टुलेट्स देख लिए हैं। जब आप नेक्स्ट आएंगे, कल तो छुट्टी है, तो आपकी ये सारी नोट्स अपडेटेड होने चाहिए और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के जो बाकी के पोस्टुलेट्स हैं, देयर आर 6 पोस्टुलेट्स इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 3 आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, 3 प्लस बाकी के जो 3 हैं, 6 टोटल 6 आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, बाकी 3 मैं आपको परसों एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।